हेलो एवरीवन, मैं आज आप सभी के लिए क्लास 9th वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन से जो टॉपिक लेकर के आई हूँ वो है आपका पार्लियामेंट। आपको याद होगा इससे जो लास्ट मेरा वीडियो था उसमें मैंने आपको ऑलरेडी ये बता दिया था कि इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, हमें इंस्टीट्यूशन की आवश्यकता क्यों है, वाई डू वी नीड इंस्टीट्यूशन और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में हमने 3 मेन इंस्टीट्यूशंस के बारे में वहाँ पे बात की थी। एक जो लॉ को बनाते हैं, 2 जो लॉ को लोगों के ऊपर लागू करवाते हैं, और 3 वो जो अगर उसमें कुछ विरोध की अवस्था अगर उत्पन्न होती है तो ऐसी कंडीशन में उन मामलों को सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहला इंस्टीट्यूशन जो हमारा आता है वो है पार्लियामेंट, क्योंकि यहाँ पर लॉ बनाने का काम किया जाता है। अब आप समझेंगे कि लॉ किस तरह से बनते हैं, आखिरकार किस तरीके से इसको बनाया जाता है, तो इसी को हम आगे डिटेल वाइज देखते हैं। तो रोल ऑफ पार्लियामेंट एज अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द रोल ऑफ पार्लियामेंट एज अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, कि हम यहाँ पे ये बताएंगे कि किस तरीके से जो पार्लियामेंट है वो एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का काम करते हैं। तो इसके लिए हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट एक सीधा सा एग्जांपल ले लेंगे यहाँ पर, जो कि ऑफिस मेमोरेंडम का जो आपने पीछे अगर देखा होगा तो उसमें आपको कुछ नंबर्स दिए गए थे, एंड आफ्टर दैट उसके ऊपर राष्ट्रपति के साइंस वगैरह या सिविल सर्वेंट का साइन इस तरीके से कुछ दिखाया गया था। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपने देखा होगा। तब आपने पूछा होगा कि क्या कभी क्वेश्चन नहीं आया दिमाग में, अरे वहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया था कि ये जो लॉ है ये पार्लियामेंट में ही बना है, आखिरकार कैसे? तो इस क्वेश्चन के जवाब के लिए मैं सीधे सा एक आंसर दूंगी आपको कि जितना भी इस ऑफिस मेमोरेंडम के लिए बहस हुआ, डिबेट हुआ, डिस्कशन हुआ, जो कुछ भी हुआ वो सब कहाँ हुआ? आपका पार्लियामेंट में हुआ। अब पार्लियामेंट में ही क्या हुआ कि इसको आगे पास आउट किया गया, दूसरे इसके लोअर से अपर सदन में ही इसको मतलब कि किया गया, और इस तरीके से देन इसके बाद इसको एक कानून की या लॉ की संज्ञा यहाँ पर दी गई। पार्लियामेंट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग ऑफ लॉ और मंडल कमीशन रिकमेंडेशन। यहाँ तक कि जो पार्लियामेंट है इसने अपनी एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका को अदा किया मंडल कमीशन को लागू करवाने के लिए। किस तरीके से? मैंने बोला ना कि जैसे पार्लियामेंट में ही सभी बहस वगैरह हुए, फिर उसके बाद जाकर के कहीं उसको लॉ का रूप दिया गया। तो अब इसमें होता कैसे है? पार्लियामेंट में क्या होगा? पार्लियामेंट में अगर मैं सीधे तौर पे कहूँ कि पार्लियामेंट क्या है, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि पार्लियामेंट एक बिल्डिंग है, ठीक है ना। आप ये तो नहीं कह सकते कि पार्लियामेंट हाउस एक बिल्डिंग है तो इस वजह से उसको पार्लियामेंट बोला जाता है, बिल्कुल नहीं। पार्लियामेंट में क्या होता है? पार्लियामेंट में आपके द्वारा जो मतलब कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे जितना अगर देखा जाए ये जितने लोगों का चुनाव किया जाता है तो इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उन्हीं को पार्लियामेंट के तौर पर जाना जाता है। अब ये इसमें भी क्या करते हैं? अपना बहुत ही ज़्यादा एक महत्वपूर्ण रोल को ये अदा करते हैं। तब ये रोल को ये अदा कैसे करते हैं? अब ये तो ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग इसके ऊपर क्या हो, यहाँ पर सहमत हो सके। तो पार्लियामेंट में अब सब लोग जब सहमत होंगे तभी तो इसको मंडल कमीशन को लागू किया गया होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक छोटा सा यहीं पे बता देती हूँ कि जैसे हमारी टोटल जो कॉन्स्टिट्यूएंसी कितनी है, 543 है। अब इस 543 में से अगर आपको मैं ये बोलती हूँ कि अगर जीतना है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, या अपना एक बहुमत के ज़रिए अपना बनाना है, तो वो कैसे बनाएगा? तो वो एटलीस्ट कम से कम उसके पास 272 से ऊपर की सीट्स होनी चाहिए। मान लीजिए 73 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, या फिर 6 भी हो सकता है। तो इस तरीके से जब वो सीट्स उसके पास होंगी तब जाकर के ये यहाँ पे बहुमत से विजयी माने जाएंगे। तो ठीक इसी तरीके से जब भी कोई नियम या कानून को पार्लियामेंट में लाया जाता है, डिस्कशन किया जाता है, तो उसके ऊपर भी वोटिंग करवाई जाती है, और वोटिंग के बाद वहाँ पे जब लगभग नियर अबाउट 1/3 जो पोर्शन होता है वोट्स का, जब वो वहाँ पे दे दिया जाता है, और तब उसके बाद उसको आगे कानून के रूप में लागू करने की प्रावधान जो है वो चलाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि पार्लियामेंट और हमें क्या देता है। पार्लियामेंट डिबेट, डिस्कशन एंड शेप इट्स डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाता है। तो इसमें हम देख रहे थे कि
जो है पार्लियामेंट यहाँ पे क्या करती है कि जितना भी जो डिबेट हुआ रहता है, डिस्कशन हुआ रहता है गवर्नमेंट के अंतर्गत रह करके, और जो भी डिसीजन लिया जाता है, ये उस डिसीजन को एक शेप देता है, एक रूपरेखा प्रदान करने का काम कौन करता है? पार्लियामेंट करता है। तो ये हमारा पार्लियामेंट का हो गया है। अब नीचे हम देखते हैं कि वाई डू वी नीड पार्लियामेंट, हमें पार्लियामेंट की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, तो इसके लिए हम देखते हैं पार्लियामेंट इज़ द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग अ लॉ इन एनी कंट्री। कि आप जैसे देख लीजिए किसी भी कंट्री में अगर आप देखेंगे तो वहाँ जितने भी जो लॉज वगैरह होंगे वो पार्लियामेंट के द्वारा ही वहाँ पे बनाए जाएंगे, और जो प्रत्येक कंट्रीज़ के जितने भी पार्लियामेंट होंगे वो सभी अलग अलग होंगे। जैसे सपोज कीजिए अमेरिकन पार्लियामेंट जो है वो इंडियन पार्लियामेंट से कहीं ना कहीं जो है बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस ये पाएगा, डिफरेंस कुछ ना कुछ उसमें मिलता ही है। अब पार्लियामेंट के पास ही जो फाइनल अथॉरिटी होती है लॉ को बनाने के लिए, कैसे, देन देखते हैं हम यहाँ पे पार्लियामेंट कैन मेक लॉ, चेंज एग्जिस्टिंग लॉ और एबॉलिश देम एंड कैन मेक अ न्यू लॉ देयर प्लेस। कि पार्लियामेंट यहाँ पर क्या कर सकती है, पार्लियामेंट जो है पुराने जो लॉज हैं ये उन्हें क्या कर सकती है, यहाँ पर चेंज कर सकती है। मान लीजिए कोई लॉ बनाया गया हो और उससे जनता को कोई लाभ ना पहुँच रहा हो बल्कि हानि ज़्यादा पहुँच रही हो, तो ऐसी कंडीशन में पार्लियामेंट क्या करेगी, या तो उस लॉ को चेंज कर देगी या फिर उसको वापस से एग्जिस्टिंग कर देगी, उसको वहाँ से हटा देगी। और इसके अलावा जो भी बेकार कुछ ऐसे नियम और कानून जो स्टार्टिंग में बन गए हो और जिनसे हमें लगता है कि नहीं अब जनता को कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, तो उसके जगह पे या तो उसको थोड़ा मॉडिफाई करके जो पार्लियामेंट है ये क्या करती है, वापस से उन्हें लागू करवा देती है, या फिर वो उनकी जगह पर उनको रिप्लेस कर देती है, उनकी जगह पर वो कोई दूसरे लॉज को ही वहाँ पर ले आती है। तो ये एक हमारा पॉइंट हुआ कि आखिरकार हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों है। पार्लियामेंट की ज़रूरत ये इसलिए है ताकि हम नियम कानूनों और लॉज को लागू करवा सकें। तो हमने यहाँ पे देखा कि इस वजह से भी हमें पार्लियामेंट की आवश्यकता पड़ती है। सेकेंड जो पॉइंट है वो है इसमें पार्लियामेंट एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर दोज हु रन द गवर्नमेंट। अब इसका क्या मतलब हुआ, अब ये भी तो मतलब किस तरीके से वो क्या करती है, कंट्रोल करती है। तो यहाँ पर हम इसको देखेंगे कि जो पार्लियामेंट है अब वो किस तरह से यहाँ पे कंट्रोल करती है। मान लीजिए कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसने इलेक्शन को जीता बहुमत के साथ में और उसने अपनी सरकार को भी बनाया। तो सरकार बनाने का मतलब ये तो हो नहीं गया कि सारी शक्तियाँ उनको मिल गई। अब शक्तियाँ मिलने पर आदमी एक तो निरंकुश भी हो जाता है। अब निरंकुश होने की संभावना में अब ज़रूरी थोड़ी है कि वो डेमोक्रेसी को ही फॉलो करेगा, मे बी वो डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट होगी डेमोक्रेसी, तो आप क्या करेंगे। तो इसके लिए पार्लियामेंट वहाँ पे क्या करता है, उनको जो कंट्रोल करता है, जो कि गवर्नमेंट को रन करते हैं। किस तरीके से, जब पार्लियामेंट में बात आती है तो पार्लियामेंट में कोई एक ही पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं आती है, उसमें बहुत सारी जो है पॉलिटिकल पार्टी आती है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा देश है, भारत है, वो मल्टी पार्टी सिस्टम यहाँ पे फॉलो किया जाता है। तो इसमें जो अनदर जो पार्टीज़ होती हैं वो यहाँ पे किसका काम करती है, विरोधी पार्टी के तौर पर वो वर्क करती हैं, अपोजिशन के तौर पर काम करती है। ठीक है, अपोजिशन के तौर पर। तो ये जो अपोजिशन होता है ये सरकार के द्वारा किए गए जितने भी जो कार्य होते हैं, जो गतिविधियाँ होती हैं, उपलब्धियाँ होती हैं, ये उनके ऊपर अपनी नज़र बना के रखती है। उनके लिए समय समय पर वो उन नियमों और कानूनों के बारे में वो सरकार से यहाँ पर जो है उसके लिए मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उठाने के लिए कहती है और उनसे उनका जवाब भी मांगती है, जवाबदेहिता भी मांगती है। तो ये सब काम किस पे होते हैं, पार्लियामेंट में ही होते हैं। तो इस तरह से जो पार्लियामेंट है ये क्या करती है, कंट्रोल करती है उन लोगों के ऊपर जो सरकार बनाते हैं और देश को चलाने का काम करते हैं। अब जैसे कि दोज हु रन द गवर्नमेंट कैन टेक डिसीजन ओनली, तो इसमें हम देख रहे थे कि those who run the government can take decision only so long as they enjoy support of the parliament. How?
तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि आखिरकार किस तरीके से कि जो पार्लियामेंट की यहाँ पे बात किया जा रहा है कि सिर्फ वही लोग जो लोग यहाँ पे डिसीजन लेते हैं गवर्नमेंट में, वो लोग क्या करते हैं, सपोर्ट को एंजॉय करते हैं। कैसे? तो सेम वही चीज़ को मैं वापस यहाँ पे आपको एक बार और करके मैं दिखा रही हूँ किस तरीके से। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि हमारे यहाँ पे टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसी कितनी है, 543। अब 543 हमारी यहाँ पे टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी। अब इसमें से हमें मेजोरिटी हासिल करने के लिए नियर अबाउट, तो इसके लिए अगर हम बात करते हैं कि हमें सपोर्ट चाहिए, तो हमें कितना सपोर्ट चाहिए, नियर अबाउट 273 और सॉरी 273 और या फिर 274 76, इस तरीके से हमें क्या चाहिए, यहाँ पर सपोर्ट चाहिए होते, मतलब इतना अगर हमारे पास ये इतना या फिर इतना अगर वोट हो हमारे पास होते हैं, तब जा कर के कहीं हम अपनी सरकार को बना सकते हैं। तो ठीक उसी तरीके से जब अगर इतने सारे लोगों का जो बहुमत रहेगा, सरकार रहेगी, तब जा कर के हमें पूरा सपोर्ट मिल पाएगा और हम आराम से क्या कर सकेंगे, लोगों के बिहाफ के ऊपर पार्लियामेंट में अपना जो भी डिसीजन है उसको हम ले सकेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे क्या है कि मेजोरिटी, अगर हमारे साथ मेजोरिटी है तो हम आसानी से यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उन डिसीजंस को ले सकते हैं। देन आगे हम यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से नेक्स्ट इसमें जो आता है, पार्लियामेंट कंट्रोल ऑल द मनी दैट गवर्नमेंट। अब किस तरीके से कि अब पार्लियामेंट क्या करती है, जो मनी जो होती है जो गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे दिया जाता है, तो उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करती है, किस तरीके से वो यहाँ पर क्या जो है कंट्रोल करती है, हम ये देखेंगे। तो पार्लियामेंट्री सैंक्शंस आर रिक्वायर्ड टू बी स्पेंड द पब्लिक मनी, बजट इज नीडेड टू बी अप्रूवल इन पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट इस तरह जितने भी जो मनी से रिलेटेड जो भी बिल आते हैं, सॉरी जो गवर्नमेंट जो मनी जो यूज़ करती है अलग अलग तरीके की परियोजनाओं को बनाने के लिए, योजनाओं को बनाने के लिए, वो कहाँ पर उसको सैंक्शन किया जाता है, इन पार्लियामेंट में ही उसको सैंक्शन किया जाता है। अब क्योंकि बात हो रही है यहाँ पे पार्लियामेंट में सेक्शन होने की, तो वो कैसे होती है, बजट के दौरान। कि यहाँ पे क्या किया जाता है कि पार्लियामेंट में ही जो बजट का जो सत्र है उसे आयोजित किया जाता है, और उसी बजट के सत्र में जो है जितने भी जो खर्चे हैं जो अलग अलग जगह पे स्पेंड होने वाले हैं, अलग अलग कामों के लिए खर्च होने वाले हैं, उन सब के लिए अप्रूवल भी कहाँ पे दिया जाता है, पार्लियामेंट में ही दिया जाता है। देन नेक्स्ट हम इसमें आते हैं, पार्लियामेंट हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट। पार्लियामेंट क्या है, एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म हम इसको बोल सकते हैं कि हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट। हाउ? क्योंकि आपने अगर कभी पार्लियामेंट का जो सत्र होता है उसको देखा होगा, तो वहाँ पे बहुत भारी संख्या में जो लोग होते हैं इकट्ठा होकर के एक ही जगह पे किसी एक मुद्दे को या बात को लेकर के बहुत ही ज़्यादा बहस कर रहे होते, डिबेट कर रहे होते, डिस्कशंस कर रहे होते, लोगों की राय ले रहे होते। तो ये सब कहाँ हो सकता है, ओनली इन पार्लियामेंट। अब वहाँ पे मुद्दे किस तरह के होते हैं, या तो पब्लिक इशू हो या फिर नेशनल पॉलिसी से रिलेटेड कोई भी जो डिस्कशन होता है, ये सब कहाँ होते हैं, पार्लियामेंट में ही होते हैं। अब पार्लियामेंट में आते कौन से लोग हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एक्सरसाइज द सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी। किस तरीके से, अब क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी इज इक्वल टू पीपल। हाउ? क्योंकि जो अगर हम बात करते हैं, देखिए जो हमारा देश है बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तो इसमें इतनी आबादी भी उसकी अच्छी खासी है, तो हर आबादी को हम एक साथ तो नहीं कह सकते हैं ना कि आप अपने सभी काम वगैरह छोड़िए, चलिए जितना भी देश के हित में जो भी डिस्कशन करना है, डिबेट करना है, या जो भी नियम कानूनों को लागू करना है, आप चलिए, आप चल के बनाइए। ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो इसके लिए जो पीपल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने ही लोगों में से कुछ को वो क्या बोलते हैं, एज अ रिप्रेजेंटेटिव्स के तौर पर वहाँ पर उसका चयन करते हैं। और यही रिप्रेजेंटेटिव्स क्या कहलाते हैं, यही रिप्रेजेंटेटिव जो है ये आगे चल करके हमारे लिए जो है अलग अलग तरीके के जो डिमांड्स होती है, जो हमारी फुलफिल्स होती हैं, जो मांगे होती हैं, ये इनको पूरा करने का काम करते हैं। और क्योंकि ये हम ही लोगों में से चुन करके गए हैं, अब जनता के राज की बात हो रही है, डेमोक्रेसी है तो जनता के राज की बात हो रही है, तो इन लोगों के पास क्या होता है, सुप्रीम पॉलिटिकल पावर अथॉरिटी होती है। ये आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं, द नेशनल असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड पार्लियामेंट।
अ स्टेट लेवल इट इज़ कॉल्ड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अब जो नेशनल असेंबली होती है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की, मतलब पूरे देश के तौर के ऊपर जिसको हम जानते हैं नेशनल असेंबली के तौर पर, वो हमारी किसके नाम से जानी जाती है? पार्लियामेंट के नाम से जानी जाती है। और स्टेट लेवल के ऊपर हम इसी असेंबली को किसके नाम से जानते हैं? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से जाना जाता है। पार्लियामेंट इज़ डिफरेंट पार्लियामेंट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़। अब यहाँ पे मैं आपको एक ही मतलब कि अलग अलग पार्लियामेंट्स के बारे में बताना चाहेंगे, बट जो पार्लियामेंट है अलग अलग कंट्रीज़ में कैसी होती हैं, अलग अलग हो सकती हैं, उसमें वो अलग अलग नामों से उसको जाना जा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर जो पार्लियामेंट ऑफ रशिया है उसको किसके नाम से जाना जाता है? उसको डूमा के नाम से जाना जाता है। तो अलग अलग देशों की जो पार्लियामेंट होती है वो अलग अलग हो सकती है, उसके कार्य अलग थोड़े बहुत डिफरेंस हो सकते हैं। तो आज ये जो टॉपिक है ये आपका पूरा यहाँ पर मैंने इसको फिनिश कर दिया है। इसके आगे का जो भी टॉपिक्स है उसको हम आगे जो है अगेन इसी तरह से टॉपिक वाइज उसको डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ में। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो तो आप मुझे इसके बारे में बता सकते हैं। और इसके अलावा आपका जो होमवर्क है वो मैं आपको ज़रूर देना चाहूँगी कि आज जो आपका होमवर्क है वो ये है कि आपको बताना है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, की इंडिया में पार्लियामेंट को किस नाम से जाना जाता है इन रीजनल लैंग्वेज, और पाकिस्तान की पार्लियामेंट को किस नाम से जाना जाता है। सो हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।